सोचिए जरा, धरती से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर हमारा सबसे करीबी साथी है चांद। लेकिन हैरानी के बाद देखिए, 1972 के बाद से आज तक यानी पिछले 53 सालों में किसी भी इंसान ने चांद की सतह पर कदम नहीं रखा है ना अजीब बात। इतने लंबे समय तक हम वापस क्यों नहीं गए? क्या हमारी तकनीक रुक गई थी या फिर कहानी कुछ और ही है? आज के हमारे इस खास एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। इतिहास के पन्नों से लेकर इंसानियत के मल्टीप्लैनेटरी भविष्य तक का पूरा सफर। आइए शुरू करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर का प्लान कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 50 साल के इस गैप की, फिर समझेंगे कि कैसे चांद पर मिले पानी ने पूरी गेम बदल दी। उसके बाद आर्टेमिस मिशन का ब्लूप्रिंट, चांद के खतरनाक माहौल में सर्वाइवल, नई स्पेस रेस 2.0 और आखिर में हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य मंगल ग्रह। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस 50 साल के लंबे गैप की। देखिए, 1969 में जब अपोलो 11 चांद पर उतरा तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वो बेहद मशहूर बात कही थी कि ये एक इंसान के लिए छोटा कदम है मगर इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग। कुल 12 लोगों ने चांद पर चहलकदमी की। लेकिन फिर 1972 में अपोलो 17 के बाद सब कुछ एकदम से रुक गया। 1973 से लेकर 2021 तक का ये जो लंबा खाली दौर है, ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर दुनिया ने चांद से अपनी नजरें क्यों हटा ली। और इसका सीधा सा जवाब छिपा है इस एक बड़े से नंबर में, $280 बिलियन। जी हाँ, आज की तारीख में अपोलो प्रोग्राम की कुल कीमत यही बैठती है। दरअसल उस दौर की स्पेस रेस का असली मकसद था सोवियत यूनियन को पीछे छोड़ना। अब एक बार जब अमेरिका ने वो रेस जीत ली तो लोगों की दिलचस्पी कम होने लगी। अब आप ही सोचिए, बिना किसी तुरंत दिखने वाले फायदे के इतना भारी भरकम बजट राजनीति के नजरिए से भी सही ठहराना नामुमकिन सा हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि चांद पर जाना बंद हो गया, बस वो हमारी प्रायोरिटी नहीं रहा। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, चांद पर मिला पानी, जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया है। हाल ही में चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल के अंधेरे गड्ढों में बर्फ के रूप में पानी मिला है। और पता है, ये पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस नाम की एक प्रोसेस होती है जहां बिजली का इस्तेमाल करके इस जमे हुए पानी यानी H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। अब ये ऑक्सीजन एस्ट्रोनॉट्स के सांस लेने के काम आएगी और जो हाइड्रोजन है वो रॉकेट फ्यूल बन जाएगा। धरती की भारी ग्रेविटी के कारण लाखों लीटर फ्यूल स्पेस में ले जाना बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर फ्यूल और ऑक्सीजन हमें चांद पर ही मिल जाए तो हम करोड़ों डॉलर्स और स्पेसक्राफ्ट का कितना सारा वजन बचा सकते हैं। ये सच में गेम चेंजर है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे हिस्से की, आर्टेमिस ब्लूप्रिंट। ग्रीक माइथोलॉजी में आर्टेमिस अपोलो की जुड़वा बहन थी और नासा के इस नए मिशन का नाम बिल्कुल सटीक है, क्योंकि इसके जरिए पहली बार कोई महिला और एक अश्वेत व्यक्ति चांद पर कदम रखने वाले हैं। आइए देखते हैं ये कैसे होगा। इस मिशन को 3 बड़े स्टेप्स में बांटा गया है। स्टेप 1 है आर्टेमिस 1, जो एक बिना क्रू वाला टेस्ट था। इसमें 30 मंजिला ऊंचे और 39.1 मेगा न्यूटन की जबरदस्त ताकत वाले भीमकाय SLS रॉकेट और ओरायन स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट किया गया। फिर आता है आर्टेमिस 2, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स चांद की कक्षा यानी ऑर्बिट का चक्कर लगाएंगे। और फिर आएगा सबसे थ्रिलिंग स्टेप, आर्टेमिस 3, जहां क्रू असल में साउथ पोल पर लैंड करेगा। अब अपोलो के जमाने से आज का स्पेस ट्रैवल कहीं ज्यादा एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स हो चुका है। अपोलो में क्या था, एक ही स्पेसक्राफ्ट पूरी यात्रा करता था, लेकिन आर्टेमिस की लैंडिंग का तरीका एकदम अलग है। इसमें SLS रॉकेट एस्ट्रोनॉट्स को ओरायन में बिठाकर चांद के ऑर्बिट तक ले जाएगा। वहां वो इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के बनाए 120 मीटर ऊंचे रीयूजेबल स्टारशिप में ट्रांसफर होंगे और फाइनली ये विशाल स्टारशिप ही उन्हें चांद की सतह तक सुरक्षित लेकर जाएगा। मतलब इस बार पूरी जर्नी में मल्टीपल व्हीकल्स काम करेंगे। और सुनिए, इस बार का मकसद सिर्फ वहां जाकर झंडा गाड़ना और वापस आना नहीं है, बल्कि वहां टिकना है। प्लान है चांद की सतह पर एक आर्टेमिस बेस कैंप बनाने का। साथ ही चांद के ऑर्बिट में लूनर गेटवे नाम का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बनाया जाएगा, जो एक परमानेंट स्टॉप की तरह काम करेगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस सपने में नासा अकेला नहीं है। यूरोप, जापान और कनाडा की स्पेस एजेंसियां भी इसमें पूरी तरह से साथ हैं। लेकिन अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, चांद का खतरनाक माहौल। वहां घर बसाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चांद का जो एनवायरनमेंट है ना, वो सच में जानलेवा है।
वहाँ टेम्परेचर का ऐसा हाल है कि सूरज की रोशनी में ये 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और परछाई में -73 डिग्री तक गिर जाता है। क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है तो कॉस्मिक रेज और रेडिएशन का सीधा खतरा हमेशा बना रहता है। और सबसे बड़ी आफत है रेगोलिथ। ये चांद की बारीक और नुकीली धूल होती है जो फेफड़ों से लेकर मशीनों तक किसी को भी तबाह कर सकती है। ऊपर से धरती के मुकाबले चांद की ग्रेविटी सिर्फ 1/6 है, जो लंबे समय में एस्ट्रोनॉट्स की हड्डियों और मसल्स को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। इन सब मुश्किलों के बाद भी हमारा 5वां टॉपिक है स्पेस रेस 2.0। जी हाँ, दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के बीच चांद पर जाने की एक नई होड़ मच चुकी है। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी देश आर्टेमिस पर तेजी से काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस ने मिलकर 2030 तक इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन बनाने का बड़ा टारगेट सेट कर दिया है। चीन ने तो चांद के उस डार्क साइड से सैंपल लाने का कमाल भी कर दिखाया है, जो हमें धरती से कभी नहीं दिखता। और भारत के इसरो की तो क्या ही बात करें। 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद के बेहद मुश्किल और खतरनाक साउथ पोल पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। साफ है कि अब ये सिर्फ एक देश का खेल नहीं रहा। पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है, और वही हमारा अगला पॉइंट है, धरती को क्या फायदे मिलेंगे, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अक्सर लोग पूछते हैं कि जब धरती पर ही गरीबी, युद्ध या क्लाइमेट चेंज जैसी इतनी बड़ी परेशानियां हैं, तो स्पेस में अरबों डॉलर क्यों बहाए जा रहे हैं? इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपा है। आप जो आरामदायक नींद देने वाले मेमोरी फोम गद्दे इस्तेमाल करते हैं, घरों में लगा वाटर प्यूरिफायर, चश्मे के स्क्रैच रेजिस्टेंट लेंस, कॉर्डलेस टूल्स, फ्रीज ड्राइड खाना या फिर खास इंसुलेशन, ये सारी चीजें असल में स्पेस रिसर्च की ही देन है। डेटा बताता है कि अपोलो प्रोग्राम पर खर्च किए गए हर एक डॉलर ने अमेरिकन इकोनॉमी को 7 से 8 डॉलर वापस दिए थे। तो स्पेस में जो भी खर्च होता है वो कभी बर्बाद नहीं जाता। वो सीधे तौर पर धरती पर नई टेक्नोलॉजी, नए अवसर और ढेरों नौकरियां पैदा करता है। और अब हम आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के छठे और सबसे जरूरी हिस्से पर, द अल्टीमेट गोल, मंगल ग्रह। सच कहूं तो चांद पर जाने की ये पूरी जद्दोजहद सिर्फ चांद के लिए नहीं हो रही है। असली मंजिल तो हमारा लाल ग्रह यानी मंगल है। अब देखिए, मंगल धरती से करीब 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने में ही 7 से 9 महीने लग जाते हैं। धरती की भारी ग्रेविटी के चलते यहां से सीधे इतना बड़ा मिशन लॉन्च करना बेहद खर्चीला और मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम चांद पर अपना एक बेस बना लें, जहां ग्रेविटी धरती के मुकाबले 6 गुना कम है और जहां फ्यूल बनाने के लिए बर्फ भी मौजूद है, तो वहां से मंगल तक का सफर बहुत सस्ता और आसान हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो चांद असल में डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एकदम परफेक्ट लॉन्च पैड का काम करेगा। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। इतिहास गवाह है कि हमारी धरती हमेशा से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रही है। कभी भी कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड या कोई सुपर वॉल्केनो पूरी मानव सभ्यता को खतरे में डाल सकता है। तो क्या ये आर्टेमिस मिशन सिर्फ हमारी वैज्ञानिक उत्सुकता का नतीजा है, या फिर इंसानियत को बचाने और हमें एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाने का ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम है? जरा सोचिएगा, क्योंकि यही वो सवाल है जो आने वाले कल में हमारे अस्तित्व की दिशा तय करेगा।